हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने भी यूट्यूब चैनल एके स्टेज नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं भी शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो भूगोल से बिलोंग करते हैं, यानी ज्योग्राफी जिनका सब्जेक्ट है, उनके लिए आज की क्लास में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर लेके आए हैं जो आपके पेपर में बहुत ही लाभदायक होगा। और जो आपका प्रश्न पत्र है वो पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से है। तो इससे जितने भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं वो सारे आज आपके बीच में लेके आया हूँ। और ये मॉडल पेपर आपके लिए सबसे अहम भूमिका निभाएगी आपके पेपर में। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और हमारे पुराने छात्र छात्राएं एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए, मस्त रहिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों आज की क्लास में ये होगी कि आज के क्लास में नए नए प्रश्नों के साथ आप लोगों के बीच में आए हैं जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, यानी कि प्रश्न पत्र मॉडल पेपर की तरफ। तो यहाँ के आज हम लोग सीखेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपका आज का मॉडल पेपर इस तरीके से है। इसमें लिखा है बीए थर्ड सेमेस्टर, कुछ इस तरीके से आपका मॉडल पेपर है। बीए थर्ड सेमेस्टर भूगोल ज्योग्राफी है। प्रश्न पत्र आपका है पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन। टाइम आपको पता है, टाइम 2 घंटे का है। खंड आ से आपको सभी प्रश्न अनिवार्य सभी प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 50 शब्दों में देना है। पहले का फर्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण की परिभाषा दीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पर्यावरण की परिभाषा इसमें आएगा। फिटिंग जी के अनुसार कहा गया है कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यानी कि जो जीवों के पारिस्थितिकी कारक है उसका जो जोड़ है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। अर्थात जीवन की पारिस्थितिकी के समस्त तथ्य मिलाकर वातावरण कहलाते हैं। यहीं पे टासले महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं वातावरण कहलाता है। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न पहला आपका, पर्यावरण की परिभाषा लिखिए। दूसरा आता है भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण किसे कहते हैं? तो दूसरा प्रश्न भौतिक पर्यावरण, इसमें लिखेंगे कि भौतिक पर्यावरण से अभिप्राय भौतिक कारकों से है जिसमें पर्यावरण के वायुमंडलीय तत्व और सौर ऊर्जा, प्रकाश, तापमान आदि स्थल जात तत्व जैसे धरातलीय स्वरूप, मृदा शैल, खनिज आदि जलीय तत्व, जलराशियाँ, सागरीय जल, धरातलीय जल, भूमिगत जल आदि स्थित जात तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। इन कारकों को 3 वर्गों में प्राकृतिक वातावरण के तत्व, प्राकृतिक वातावरण की प्रक्रियाएं तथा प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों में विभाजित किया गया। ये 3 जो तत्व दिए गए हैं पर्यावरण के लिए वो मूल तत्व हैं। ये समस्त कारक समेकित रूप से भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको पहले डिवाइड किया यानी कि बताया है। उसका फिर तीसरा प्रश्न आपका आता है कि पारिस्थितिकी संतुलन किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें लिखेंगे आप लोग पारिस्थितिकी संतुलन में कि प्राकृतिक पर्यावरण के सभी घटकों के अपने मौलिक स्वरूप, गुणधर्म व अनुपात से बने रहने की स्थिति को हम पारिस्थितिकी संतुलन कहते हैं। जब तक इन्हें बाह्य संतुलन ना हो, संतुलन की दशा बनी ही रहती है। प्राकृतिक या मानवीय कारणों से किसी घटक के अनुपात या गुणवत्ता में ह्रास होने पर स्वचालित प्राकृतिक क्रियाविधि में बाधा उत्पन्न होती है एवं पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है। आज पारिस्थितिकी संतुलन मानव द्वारा प्रकृति में किए गए अत्यधिक हस्तक्षेप का परिणाम है। तो ये हो गया आपका पारिस्थितिकी संतुलन। उसका फिर चौथा प्रश्न आपका आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र से क्या अभिप्राय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पारिस्थितिकी तंत्र से क्या अभिप्राय है। इसमें लिखेंगे आप कि पारिस्थितिकी तंत्र जैवमंडल का एक छोटा सा नमूना है, अर्थात कई पारिस्थितिकी तंत्रों को मिलाकर एक जैवमंडल बनाता है। वास्तव में पारिस्थितिकी तंत्र किसी एक छोटे या बड़े स्थान के सभी जीव जंतुओं व उसके भौतिक पर्यावरण के सम्मिश्रण का योग को हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, जबकि जैवमंडल संपूर्ण पृथ्वी के सभी जीवधारियों व उसके भौतिक पर्यावरण के सकल योग को दर्शाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का समझ में आ गया होगा। उसमें फिर पांचवा आता है कि पर्यावरण शिक्षा से क्या तात्पर्य है, कि पर्यावरण शिक्षा से क्या समझते हैं आप। अब इसमें लिखेंगे पर्यावरण शिक्षा को समझाने के लिए हमें सर्वप्रथम शिक्षा की परिभाषा को समझना होगा। शिक्षा समिति एवं अशिक्षित व्यक्ति के बीच का अंतर, शिक्षा का कारण व्यक्तिगत स्तर पर शुरू होकर अंततः निम्न स्तर पर सर्वव्यापी उद्देश्यों को प्राप्त करना है। शिक्षा व्यक्तित्व का विकास करती है।
एवं कुछ सीमा तक निर्माण करती है। इस शिक्षा का उत्पत्ति व्यक्ति के चतुर्पदिक व्याप्त पर्यावरण से ही होती है। पर्यावरण शिक्षा को हमें स्वाभाविक या प्राकृतिक संतुलन तथा नवीनता एवं परिवर्तन के आधार पर प्रगतिशील शिक्षा मान सकते हैं। पर्यावरण में अनेक प्रकार के उद्दीपन होते हैं जो विविध प्रकार के मनुष्य को प्रभावित करते हैं एवं इंद्रियजन्य ज्ञान के फलस्वरूप प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक क्षण नई अनुभूतियाँ प्रदर्शित करते हैं और इन्हीं अनुभूतियों को पर्यावरणीय शिक्षा पर आधारित है। तो ये रहा आज का 5वां प्रश्न जो आपका पर्यावरण शिक्षा से आधारित था। 6वां प्रश्न आपका आता है भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं? इसमें लिखेंगे कि भूमंडलीय तापन से अभिप्राय भूमंडल पर बढ़ते तापक्रम से है। जो भूमंडलीय तापन है, जो भूमंडल की जो हमारे भूमंडल पर जो तापमान है उसके बढ़ते तापक्रम से माना गया है। भूमंडलीय उष्णता आज विश्व की महत्वपूर्ण समस्या बन गई है, जो भूमंडलीय उष्णता के कारण संपूर्ण पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं। क्योटो संधि के 6 हरित ग्रह जैसे GHG3 ऐसी पहचानी गई है जो मुख्यतः भूमंडलीय उष्णता के लिए उत्तरदायी है। ये गैसें हैं, पहले यानी कि फर्स्ट नंबर पे आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे नंबर पे आता है मीथेन, तीसरे नंबर पे नाइट्रस ऑक्साइड, फोर्थ नंबर पे क्लोरोकार्बन, फिर फिफ्थ नंबर पे आता है परफ्लोरोकार्बन और 6 नंबर पे आता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इनके अलावा 25 अन्य गैसें भी पहचानी गई जो GHG3 है तथा भूमंडलीय उष्णता में सहायक है। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है कि वायु प्रदूषण से आपका क्या मतलब है, यानी कि वायु प्रदूषण का क्या अर्थ है। इसमें लिखेंगे आप लोग दोस्तों कि जीवमंडल का आधार वायु प्रकृति की अनुपम देन है जो सर्वत्र व्याप्त वायु में उपस्थित ऑक्सीजन पर ही जीवन निर्भर है। प्राणी एवं पौधे वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं, जिसे हरे पौधे ग्रहण कर लेते हैं और एक संतुलित व चक्र चलता रहता है। किंतु इस संतुलन में उस समय व्यतिक्रम आ जाता है जब उद्योगों, वाहनों एवं अन्य घरेलू उपयोगों से निकलता धुआं एवं अन्य सूक्ष्म कण विभिन्न प्रकार के रसायनों के उत्पन्न विषैली गैस, धूड़ के कण, रेडियोधर्मी पदार्थ और आदि वायु में प्रवेश कर इसे स्वास्थ्य के लिए ही नहीं अपितु समस्त जीव जगत के लिए हानिकारक बना देते हैं। यही वायु प्रदूषण या वायुमंडलीय प्रदूषण कहलाता है। जैसा कि मैक्सवेल महोदय जी ने लिखा है कि हमारे वायुमंडल का अत्यधिक दुरुपयोग स्वास्थ्य के लिए खतरा एवं जीव के लिए संकट बन गया है, जिसके फलस्वरूप पौधे एवं अन्य जीवों का विषैली धूल एवं कण धुआं से प्रदूषित क्षेत्रों में विनाश हो रहा है। उसका फिर नेक्स्ट आपका आता है पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड किसे कहते हैं? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है आपका। इसमें लिखेंगे आप लोग दोस्तों कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित उत्पाद को एवं उपभोक्ताओं को उस संख्या, जैव भार तथा ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो पिरामिड आकृति बनती है और जिसे हम पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्प एल्टन ने 1927 में प्रस्तुत की और पिरामिड आरेखों द्वारा इसे पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित विभिन्न जैविक घटकों के पोषण स्तर संबंध को प्रदर्शित किए जाते हैं। इनमें उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता पर पिरामिड के आधार पर शीर्ष की ओर अग्रसर क्रम में व्यवस्थित करते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर पे या तो आपका आता है जीवों की संख्या पिरामिड, तो इस तरीके से था आपका पारिस्थितिकी पिरामिड। उसके बाद फिर आपका आता है 9वां प्रश्न यानी कि 9th नंबर बाढ़। बाढ़ किसे कहते हैं? बाढ़ में आपका आता है ऐसी प्राकृतिक आपदा जो सामान्यतः अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न होती हैं, बाढ़ कहलाती हैं। अत्यधिक वर्षा या बांध व तटबंध टूट जाने से नदी के सामान्य जल स्तर में वृद्धि हो जाती है तथा निकटवर्ती भूभाग में जो भूभाग है उसमें जलमग्न हो जाता है, तो इसी को हम बाढ़ कहते हैं।
उसके बाद फिर सुनामी। 10वां प्रश्न है सुनामी। सुनामी किसे कहते हैं? सुनामी मतलब जापानी भाषा में हार्बर तरंगे कहते हैं। सुनामी को समुद्री सिस्मिक तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। ये लंबी समुद्री तरंगों की श्रृंखला या कोई अति ऊंची तरंग दैर्ध्य गहरे महासागर में आती है। इसी तरह दूसरे तरह यह 100 किलोमीटर या उससे अधिक हो सकती हैं। इसका उत्पादन अक्सर अचानक हुए समुद्री तल के विस्थापन से होता है, जो कि किसी भूकंप, भूस्खलन, समुद्री जल में अचानक हुए विस्थापन के कारण हुए हों और लहरों की श्रृंखला को उत्पन्न करते हैं हो सुनामी कहते हैं। सुनामी का केंद्र 100 मील या हजारों मील से दूर किसी तटीय इलाके में हो सकता है, जो पारंपरिक भौगोलिक परिस्थितियों में सुनामी पर तीव्र प्रभाव पड़ सकता है। तो ये होता है सुनामी। तो आपका ये 10 क्वेश्चन जो सेक्शन ए से आते हैं वो हमने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फिर आपका आता है खंडवा। खंडवा में आपको केवल 5 प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर 2 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न आपका आता है कि संदर्भित विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। संदर्भित विकास की अवधारणा, इसमें लिखेंगे कि संदर्भित विकास का विचार सर्वप्रथम 1970 में आया। इसके पश्चात यह न केवल विभिन्न पर्यावरणीय मंचों पर अपितु अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी प्रमुखता से उभरा। संदर्भित विकास की अवधारणा के साथ ही संसाधन संरक्षण का विचार जुड़ा है, जो संसाधनों का अत्यधिक शोषण है पर्यावरण समस्या का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में यदि संसाधनों का विशेषकर समाप्त हो जाने वाले संसाधनों का अत्यधिक शोषण होगा तो भविष्य में वे उपलब्ध नहीं रहेंगे और विकास अवरुद्ध हो जाएगा। पर्यावरण संसाधन प्रबंधन के संबंध में अनेक नीतियाँ एवं संकल्पनाएं विकसित की गई, जिनमें डेली जी के अनुसार शून्य वृद्धि नीति जैसे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग सोसाइटीज़, नेगार्ड द्वारा प्रतिपादित पर्यावरण अर्थशास्त्र तथा सर्वविधि संकल्पनाएं पारिस्थितिक मित्र तकनीक एवं उत्पाद प्रमुख हैं। इन सभी अवधारणाओं में पर्यावरण को संरक्षित कर विकास करना ही वर्णित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में सतत विकास की प्रति सचेष्ट है और विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रमुख है के द्वारा विश्व के देशों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित कर रहा है। इस दिशा में जोहान्सबर्ग ने दक्षिण अफ्रीका में सतत विकास पर पृथ्वी सम्मेलन 2002 में आयोजित किया गया, जिसमें विश्व की पर्यावरणीय समस्याओं को विचार के साथ विश्व को धारणीय अथवा सतत विकास हेतु प्रेरित करना था। इसमें विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य समन्वय पर विचार भी किया और इस प्रकार अनेक मंचों पर सतत विकास की संकल्पना का महत्व दिया गया। आज विश्व के सभी देश सतत विकास की संकल्पना को स्वीकार करते हैं, यद्यपि कुछ गतिरोध है जिन्हें विचार विमर्श से सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि विकास की यह अवधारणा विश्व में मानव जीवन की सुरक्षित रख सकती है। तो ये आपका हो गया दूसरा प्रश्न। उसमें फिर तीसरा प्रश्न है कि मृदा अपरदन के कारणों को समझाइए। मृदा अपरदन के कारण, इसमें लिखेंगे मृदा अपरदन के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। प्रकृति की शक्तियों द्वारा मृदा की इतनी तेज़ी से निष्कासित किया जाना, विभिन्न मृदा क्षरण प्रक्रियाएं उसकी पूर्ति न कर पाए, मृदा अपरदन कहलाता है। सरल शब्दों में मृदा अपरदन का तात्पर्य जल एवं वायु द्वारा मृदा के विनाश और क्षरण से होता है। मृदा की 1 सेंटीमीटर पर जो 200 से 300 वर्षों के लंबे समय में बनती है और वह भारी वर्षों या धूल भरे तूफान द्वारा कुछ ही दिनों में नष्ट कर दी जाती है और इस प्रकार मृदा की तीव्र गति में विनाश हो जाता है, परंतु इसका निर्माण एक लंबे काल में होता है और इसी कारण मृदा का रक्षण बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मानव द्वारा, अब इसमें लिखेंगे कि उसके द्वारा अतिचारण वनस्पति आवरण को जलाकर या काटकर साफ कर दिया जाना, असुरक्षित पड़ती भूमि, वर्षाधीन कृषि करना, उच्च एवं निम्न ढालों का जोता जाना, ऐसी क्रियाएं जिसमें मृदा अपरदन होकर कृषि को भूमि को क्षति हो जाती है। फिर फर्स्ट नंबर में आपका आता है कि जल द्वारा मृदा अपरदन कैसे होता है। जल द्वारा मृदा अपरदन सर्वाधिक विनाशकारी एवं विस्तृत है।
यह मुख्यतः ढालों पर तथा मानव द्वारा भूमि के अनुचित प्रयोग से होता है। जल द्वारा मृदा अपर्दन 3 प्रकार के होते हैं। परत अपर्दन, दूसरा आता है क्षुद्र सरिता अपर्दन और थर्ड नंबर पे अवनलिका अपर्दन। अब परत अपर्दन, जहाँ वनस्पति आवरण नहीं होता है वहाँ मृदा परतों के रूप में क्षयित होती है। ढलवा भूमि पर यह समतल भूमि की अपेक्षा अधिक तीव्रता से होती है। फिर बी नंबर आता है क्षुद्र सरिता अपर्दन। यह अपर्दन बसंत ऋतु में बर्फ के पिघलने पर तथा ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा के बाद क्षुद्र एवं छोटी छोटी सरिताओं द्वारा किया जाता है और प्रतिवर्ष लाखों टन मृदा बर्फ के पिघलने और वर्षा के बाद खेतों को बहा दी जाती है। सी नंबर में आता है अवनलिका अपर्दन। यह मृदा के क्षुद्र सरिता अपर्दन को नहीं रोका जाता तो वह मृदा के नीचे स्थिर कठोर शैलों तक जा पहुंचता है। यदि तब भी इसको प्रतिबंधित ना किया जाए तो छोटी प्रविकाएँ गहरी होती जाती हैं और अवनलिकाएँ का रूप धारण कर लेती हैं और ये अंत में अवनलिकाएँ सघन वनस्पति आने से अस्थायी रूप प्राप्त कर लेती हैं। फिर दूसरा नंबर आता है इसमें वायु द्वारा मृदा अपर्दन। वायु द्वारा मृदा अपर्दन खुली, शुष्क एवं विस्तृत या संगठन मृदा वाले क्षेत्रों को अधिक होता है। वायु अपर्दन में सामान्यतः वायु सतह से छोटे छोटे कणों जिनका व्यास 1 मिलीमीटर से भी कम है को हटा देती है। जब वायु तेजी के साथ बहती है तो ये कण केवल क्षेत्र की सतह पर ही नहीं लुढ़कते बल्कि वायुमंडल में 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक उड़ा दिए जाते हैं और वायु में उड़ते हुए ये मृदा कण काफ़ी विनाशकारी शक्ति रखते हैं। ये मृदा कण छोटे छोटे पौधे से टकराते हैं और उन्हें पूर्णतः नष्ट कर डालते हैं। बड़े कण उछलते हुए प्रवाहित होते हैं और जब ये उछलकर धरातल पर गिरते हैं तो धूल के कणों में बढ़ जाते हैं जो वायु द्वारा उड़कर दूर स्थित क्षेत्रों में विक्षेपित जमा कर दिए जाते हैं और कभी कभी किसी क्षेत्र में वायु की जो मिट्टी है वो 1 से 5 सेंटीमीटर तक मोटी परत को अपर्दित कर देती हैं। सामान्यतः अगर बात करें सामान्य दशाओं में बात करें तो सेंटीमीटर एक मृदा के संचयन में 200 से 300 वर्षों तक का समय लगता है और इस प्रकार की मिट्टी में बहुत अधिक क्षति पहुंचती है। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है चौथा, मरुस्थलीकरण के दुष्परिणामों को विवेचना कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी आपका। इसमें लिखेंगे जलाभाव के कारण कृषि योग्य भूमि का शुष्क भूमि में परिवर्तित हो जाना जिसमें बालू की प्रधानता हो मरुस्थलीकरण कहलाता है। विश्व के लगभग 1/3 क्षेत्रों पर मरुस्थल का विस्तार है जहां जलाभाव के कारण जैव जीवन नगण्य है। रेतीले मरुस्थल का विकास तीव्र हवा द्वारा बालू को उड़ाए जाते रहने से होता है। थार मरुस्थल का विस्तार इसी प्रकार से होता जा रहा है। भूमि रक्षण से ढालू भूमि नंगी होकर चट्टानी मरुस्थल बन जाती हैं और हिमालय क्षेत्र और दक्षिण के पठारी भाग में इसी प्रकार के मरुस्थल विकसित होते जा रहा है। पथरीला मरुस्थल हवा उड़ाव से विकसित होते हैं जहां जमीन के कणों मिट्टी उड़ जाती हैं और बजरी चट्टानें बची रह जाती हैं। राजस्थान के अनेक भागों में ऐसी क्रिया प्रगतिशील है। अच्छी भूमि के मरुस्थल में बदलने की समस्या बढ़ती जा रही है क्योंकि कम वर्षा, वनस्पति आवरण की कमी तथा संरक्षण के उपायों में अभाव में मरुस्थलीकरण एक दैवी विपदा का रूप लेता जा रहा है। विश्व में विगत दशकों में व्यापक स्तर पर मिट्टी की उत्पादकता में ह्रास तथा परिणामस्वरूप विस्तृत रूप से मरुस्थलीकरण की समस्या उत्पन्न हुई। यूनेप के एक SWE 1987 के अनुसार 50 से 70 लाख हेक्टेयर मिट्टी प्रतिवर्ष बंजर में परिणत हो रही हैं। उपजाऊ भूमि में के बंजर में परिणत होने की सबसे विकट समस्या 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैले शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 60 लाख हेक्टेयर भूमि पूरी तरह मरु क्षेत्र बन गए हैं। और इसके अतिरिक्त 1 करोड़ 40 लाख हेक्टेयर भूमि की उत्पादकता शून्य या ऋणात्मकता हो गई है। भारत में कुल कृषि लायक भूमि 61% यानी 61% तथा 72% गुणात्मक ह्रास की कोट हुई है। ऐसा अनुमान किया गया है कि मानव के इतिहास काल में लगभग 200 करोड़
हेक्टेयर भूमि कृषि के लिए बेकार हो चुकी हैं, जबकि विश्व की विद्यमान कुल कृषिगत भूमि 150 करोड़ हेक्टेयर है। मिट्टी में गुणात्मक ह्रास से ही मरुक्षेत्र का विस्तार हुआ। यूनेप के 1984 के एक सर्वेक्षण में पता चला कि विश्व में 450 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र मरुभूमि में परिणत हो चुका है और इसमें 30% बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र हैं। ऐसे क्षेत्र में सहारा मरुस्थल, अबिसीनिया पठार, नमीबिया, अंगोला, मध्य पूर्व अफगानिस्तान से चीन तक, एशिया का मध्य भाग, पाकिस्तान, भारत के पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, पश्चिमी घाट की वृष्टि छाया से पड़ने वाले क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया के विशाल भूभाग, संयुक्त राज्य एरिज़ोना, न्यू मैक्सिको, कैलिफोर्निया, एंडीज के उच्च पठारी भाग तथा ब्राज़ील का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हैं। मिट्टी के गुणात्मक ह्रास तथा मरुक्षेत्र के विस्तार का प्रभाव विश्व के 66 करोड़ लोगों पर पड़ा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है इसमें कि भूस्खलन पर टिप्पणी लिखिए। भूस्खलन किसे कहते हैं? भूस्खलन के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। भूस्खलन में लिखना है कि भूस्खलन का अर्थ गुरुत्व व नमी के कारण शिलाखंडों एवं मृदा पदार्थों के नीचे खिसकना। अपक्षय की क्रिया के कारण शैल पदार्थ असंगठित एवं ढीले हो जाते हैं। वर्षा जल में से गीला होने के पश्चात वह पदार्थ ढाल से नीचे की ओर खिसकने लगता है और इस प्रकार से भूस्खलन विशिष्ट भूगर्भिक जलवायु तथा जैविक कारकों के कारण उत्पन्न होता है तथा नगरों, परिवहन तंत्रों एवं बांधों तथा पुलों जैसी रचनाओं का विनाश कर देता है। उसका फिर नेक्स्ट आता है भूस्खलनों के कारण। इसमें आएगा कि भूस्खलन में विविध शैल पदार्थ, मिट्टी, हिम, शिलाएँ आदि होते हैं। हिमस्खलन को यानी कि एवेलेंस कहते हैं जिसे। अन्य स्खलन को शैल स्खलन कहते हैं। भूस्खलन की गति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गति का नियंत्रण पदार्थ के व्यवहार की प्रकृति तथा उत्पत्ति द्वारा होता है। गति के अनुसार भूस्खलन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका आता है तीव्र, सेकंड नंबर पे आपका आता है मध्यम और थर्ड नंबर पे मंद। अब तीव्र में आपका आता है कि इस प्रकार के स्खलन में कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक समय लगता है। सेकंड नंबर पे आपका आता है कि मध्यम, इसमें कुछ मिनट से कुछ घंटे का समय लगता है। और थर्ड नंबर पे आता है मंद। ऐसे भूस्खलन में कुछ दिन से कुछ वर्ष तक का समय लग सकता है। अब आता है आपका भूस्खलन का प्रभाव। संपत्ति एवं मानव जीवन का विनाश तथा कृषि भूमि तथा फसलों का विनाश भूस्खलन के स्पष्ट प्रभाव है। भूस्खलन से नदियों के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। परिणामतः भूयिष्ठ बाढ़ आ जाती है। बाढ़ों से फसल, जन धन तथा संपत्ति की हानि होती हैं। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, भूस्खलन के रोकने वाले उपाय। इसमें लिखेंगे भूस्खलन के रोकने वाले उपाय निम्नलिखित हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका आता है कि छोटे चट्टानी ढेर को हटा देना या निचले भाग में स्थायित्व बढ़ाने के लिए पदार्थ एकत्र करना। इसके लिए आवश्यक यंत्र तथा उपयुक्त धरातल होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आपका आता है चट्टानों के चटकने का सतत निरीक्षण तथा पूर्वानुमान बताने वाले यंत्रों की स्थापना प्रभावित हानि से बचत कर सकती है। थर्ड नंबर में घाटी के ढालों पर, बाहुकूटों पर व्यापक वृक्षारोपण। फोर्थ नंबर पे आपका आता है कि पशुचारण तथा वनों की कटाई पर कठोर प्रतिबंध। और फिर 5 नंबर पे आपका आता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु चट्टानें तोड़ने के लिए उच्च शक्तिशाली विस्फोटकों का प्रयोग ना करना। और फिर 6 नंबर में आपका आता है कि सड़कों के किनारे तटबंध बनाना। और 7 नंबर में आपका आएगा जल विभाजकों का संरक्षण। तो इस तरीके से आप भूस्खलन को रोक सकते हैं। उसका फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है कि आपदा का अर्थ बताइए। आपदा किसे कहते हैं? इसमें आप लिखेंगे आपदा का अर्थ। आपदाएं हमारे साथ प्रलेखित इतिहास में जुड़ी हुई रह चुकी हैं और इस संभवतः लंबे समय से हमारे पूर्वजों ने आपदाओं का सामना किया है। वे इन आपदाओं से ग्रसित हुए, सामना किए और इनसे बाहर उभरे, किंतु जीवन चलता ही रहा। बहुत सारी प्राचीन समस्याएं हमेशा भयावह रहीं। प्राकृतिक घटनाएं जैसे भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी, विस्फोटक, सुनामी, दवानल, बाढ़, भूस्खलन और सूखा भी बनी हुई है। वैसे ही मानव जनित आपदाएं जैसे मुख्य दुर्घटनाएं भी बनी हुई हैं। ये आपदाएं मानव हताहत, आर्थिक और सामाजिक हानि तथा पर्यावरण की क्षति का कारण बनी हुई है।
ये भी एक निश्चित सत्य है कि हमने इन समस्याओं से कुछ हद तक निपटना सीख लिया है, यदि हमने इन्हें ना तो समाप्त किया है, ना ही निहित रखा है। आपदा का अर्थ यानी कि आपदा का शब्द मूल फ्रेंच शब्द डिजास्टर से संबंधित है। ये फ्रेंच दो शब्दों से मिलकर बना है। डिस यानी बुरा होता है और अस्तर का मतलब होता है यानी स्टार, यानी स्टार से होता है। यानी कि प्राचीन समय में आपदाओं का कारण है प्रतिकूल ग्रहों को माना जाता है। आज के समय में आपदा का सामान्यतः प्रयोग प्राकृतिक और मानव निर्मित उन विषम घटनाओं के संबंध में किया जाता है जो किसी क्षेत्र में अत्यधिक कष्ट पैदा करती है तथा इनकी क्षेत्रीय संसाधनों के द्वारा निस्तारण करना कठिन है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में के अनुसार आपदा का अर्थ किसी क्षेत्र मानव निर्मित या प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हुई तबाही, दुर्घटना या लापरवाही से है। ये कारण मानव जीवन की हानि से संबंधित नुकसान, पर्यावरण और प्राकृतिक नुकसान को जन्म देते हैं। जिन क्षेत्र में मानव निर्मित या प्राकृतिक दुर्घटनाएं ऐसी प्रवृत्ति की या विशाल होती हैं जहां के संसाधनों द्वारा उन्हें रोकने की क्षमता सीमित होती है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समाचार रेड क्रिस्टेंट में आपदा की ओर बृहद परिभाषा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समझ के अनुसार कहा गया है कि आपदा अचानक घटित हुई एक ऐसी घटना है जो गंभीर तौर पर समाज और समुदाय की कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचाती है और सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय क्षति का कारण बनती है। ये घटनाएं सामाजिक और समुदाय की संसाधनों को प्रयोग करने की क्षमता के परे होते हैं। उसके बाद फिर आपको पता है आपदाओं के प्रकार। उच्च स्तरीय रिपोर्ट 2001 के अनुसार आपदाओं को दो मुख्य वर्गों में या उपवर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। आपदाओं के वर्गीकरण को निम्नलिखित में किया गया है। फर्स्ट नंबर में तो आपका आता है जल और जलवायु संबंधित आपदाएं। इसमें आपका आता है बाढ़, फर्स्ट नंबर में बाढ़, और सेकंड में आता है चक्रवात जिसे फ्लड और साइक्लोन्स कहते हैं। फ्लड एंड साइक्लोन्स, बाढ़ को हम फ्लड कहते हैं और साइक्लोन को हम कहते हैं साइक्लोन्स जिसे हम कहते हैं चक्रवात। तो ये आपका हो जाता है इसके प्रकार। उसके फिर आपका आता है नेक्स्ट बवंडर और तूफान जिसे हम कहते हैं ट्रेंडन्स एंड हैरिकेन्स। फिर ओलावृष्टि जिसे कहते हैं हेलस्ट्रम। फिर बादल फटना क्लाउड बर्स्ट, ऊष्म लहर और शीतलहर, सूखा, हिमस्खलन, समुद्री कटाव, गर्जन एवं आकाशीय बिजली, सुनामी। तो ये आते हैं आपके जलवायु में। फिर दूसरा आपका आता है इसमें भौगोलिक संबंधी आपदाएं। इसमें आपका लिखेंगे कि भूस्खलन एवं कीचड़ धंसना, भूकंप हो गया, बांध फटना या टूटना। तो ये आपका इसके प्रकार हो गए यानी कि आपदा के। फिर थर्ड नंबर में रासायनिक, औद्योगिक या परमाणुक आपदाएं। इसमें रासायनिक व औद्योगिक आपदाएं आते हैं जिसे केमिकल एंड इंडस्ट्रियल डिजास्टर कहते हैं। परमाणुक आपदाएं जो न्यूक्लियर डिजास्टर हैं। फिर चौथे नंबर में आप लिखेंगे फोर्थ नंबर में कि दुर्घटना संबंधित आपदाएं। फर्स्ट नंबर में दवानल जिसे फॉरेस्ट फायर कहते हैं। सेकंड नंबर में शहरी आग, उर्बैन। फिर नेक्स्ट है आपका खदान में आग या माइन फायर। फिर तेल रिसाव, ऑयल स्पिल। फिर नेक्स्ट पॉइंट बड़ी इमारतों का ढहना, क्रमवार बम विस्फोट। नेक्स्ट है पर्वत संबंधित आपदाएं और फिर नाव पलटना या नौका डूबना, विद्युत संबंधित आपदाएं एवं आग। फिर नेक्स्ट पॉइंट ग्रामीण क्षेत्रों में आग या विलेज फायर। फिर 5 नंबर में आपका आता है जैविक आपदाएं। जैविक आपदाएं में कौन कौन से हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट है जैविक खतरे, महामारी, कीटों का हमला और मवेशी महामारी। नेक्स्ट पॉइंट है विषाक्त भोजन। तो इस तरीके से आपका आपदा का अर्थ था। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट सतत विकास का मानक बताइए। अब इसमें लिखेंगे सतत विकास के मानक। सतत विकास के मानक में लिखेंगे पैरामीटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें लिखेंगे सतत विकास में हो रहा है या नहीं, इसके लिए मुख्यतः 4 मानक दिए गए हैं। इसमें आपका ए नंबर में आता है अंतर पीढ़ीगत क्षमता, इसे कहते हैं इंटर जनरेशनल इक्वलिटी। इसका संबंध विभिन्न पीढ़ियों के बीच प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण और अनुकूलतम उपयोग से है। यह मुख्यतः नैतिकता का प्रश्न है जिस पर हमारी पिछली पीढ़ियों का सोचना पड़ा था और वर्तमान पीढ़ी को सोचना पड़ रहा है और भविष्य में हर पीढ़ी को सोचना पड़ेगा, जो अंतर पीढ़ीगत क्षमता का आधार निर्मित करते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर विकल्पों का संरक्षण यानी कन्वर्जेशन ऑफ ऑप्शन। फर्स्ट नंबर में आपका आएगा कि प्रत्येक पीढ़ी को यह चाहिए कि प्रकृति और सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण
और परिवर्धन इस तरीके से करें कि आगामी पीढ़ियों के पास विकल्प मौजूद हो। फिर सेकंड नंबर, गुणवत्ता का संरक्षण। प्रत्येक पीढ़ी को यह प्रयास करना चाहिए कि वह अपने पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखे और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस दुनिया में वे जा रहे हैं उस दुनिया को ज़रूर बेहतर हो, जिसमें उन्होंने अपनी आंखें खोली थी। फिर थर्ड नंबर में आता है अधिशेष का संरक्षण, कन्वर्जेशन ऑफ एक्सेस। प्रत्येक पीढ़ी को अपनी पिछली पीढ़ियों से मिले प्राकृतिक विरासत को अनुकूलतम उपयोग करना चाहिए और बचे हुए संसाधन जो निश्चित रूप से पर्याप्त मात्रा में हो और आगामी पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर देना चाहिए। बी नंबर में आता है अंतरागत पीड़ित। घरेलू और वैश्विक दोनों स्तर पर वर्तमान पीढ़ी के मानव समुदायों के बीच संसाधनों का उपयोग नियोजित और पारदर्शी तरीके से हो। यही संसाधनों के उपयोगी और अंतरा पीढ़ीगत समता सिद्धांत हैं। समता की अवधारणा को इस संदर्भ में लाया गया और इसके प्रत्येक मनुष्य एवं स्वयं में एक संपूर्ण विश्व है, इसलिए सभी मनुष्यों की आवश्यकताएं लगभग समान है और मानव अधिकारों की मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं के पीछे यह तर्क काम करता है। फिर सी नंबर आता है लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी। सतत विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण तत्व मानवीय गतिविधियों के आधार पर संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता को माना जाता है और असमानता पर आधारित समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम विभाजन जिस तरीके से किया गया है उस तरीके से संसाधनों का विभाजन नहीं किया गया। इसलिए महिला और प्राकृतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संसाधनों पर उतना ही अधिकार दिया जाता है जितना उनके कार्य और महत्व के लिए अनुपात में होना चाहिए। और फिर डी नंबर में आपका आता है वहन क्षमता, जिसे हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आगामी पीढ़ियों को एक साफ एवं सुचारू वातावरण प्रदान करें, इसलिए यह हमारा उत्तरदायित्व हो जाता है या हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इस संपदा की उसकी प्रयुक्त होने की क्षमता, अर्थात वह क्षमता जिसे हम कहते हैं क्राइंग कैपेसिटी से अधिक शोषण ना करे, वह उसके संतुलन को बनाए रखे। तो ये हो गया सतत विकास का मानक। तो सेक्शन बी के हमने आपको सारे प्रश्न बता दिए। सेक्शन सी में आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं खंडसा से। इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 5 शब्दों में देना है। 8वां प्रश्न है इसमें कि जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। 9वां प्रश्न है गंगा एक्शन प्लान पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। और 10वां प्रश्न आपका था कि पर्यावरण के भारतीय परंपरागत ज्ञान का वर्णन कीजिए। 11वां प्रश्न है कि रासायनिक आपदा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये 2 प्रश्न करके हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे जिससे कि आपको समझने में, पढ़ने में, लिखने में आसानी हो, जिससे कि आप लोग भविष्य में बोरियत फीलिंग ना आए पढ़ने में और अच्छे से आप लोग तैयारी भी कर सकें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके साथ मिलकर एक नई वृष्टि का हम चैप्टर तैयार करेंगे जो आने वाले भविष्य में बहुत ही बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट होगा, जो आपके भविष्य में यानी कि जीवन में बहुत ही सुनहरा अवसर प्राप्त मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ अगली वीडियो में आप लोगों के साथ जरूर उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।